हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम कल भी डिस्कस किए थे। तो कल हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है और उसके एग्जाम्पल देखे थे। और आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, एक SN1 टाइप का होता है, एक SN2 टाइप का होता है। देखो, जब SN2 SN1 तब हम कह पाएंगे जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो और एक इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा मान लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको हटाएगा ऐसे यहाँ पे, और ये बना लेगा प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, किसी एटम या ग्रुप को हटा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, किसी का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें इस रिएक्शन में दो स्पीसीज है रिएक्टेंट। स्टार्टिंग देखो, किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है, पूरा खेला रेट का है। अगर तुम्हें रेट समझ में आएगा तो बाकी कहानी समझ में आ जाएगी। तो मेन खेला क्या है, रेट है। तो रेट क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पे ऊपर डिपेंड कर सकता है, और रेट जो है इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। हमारे पास जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? या तो एक ऐसा रिएक्शन होगा जो सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर, मतलब इस वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, सिर्फ एक मालिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है अगर रेट, तो उसको कहेंगे कि वो यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यूनिमालिक्यूलर मतलब एक मालिक्यूल के ऊपर डिपेंड करना है। वो कौन सा मालिक्यूल होगा? न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर है इलेक्ट्रोफाइल यानी एल्किल हैलाइड। अब देखो, इसको न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं तो इसको क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में या कोई भी रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन होता है। तो अगर एक ही रिएक्टेंट हमारा डिपेंड कर रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी रिएक्टेंट होगा, मान लेंगे। और इसको कहेंगे SN1 रिएक्शन या यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, जब दोनों पे डिपेंड कर रहा हो रेट, रेट मतलब समझ रहे हो कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, बस ये बताना है। तो अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा होता है रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट में हमारे पास रिएजेंट है और न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल ऐसे मान लेते हैं। तो ये रिएक्टेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर अगर रेट डिपेंड कर रहा है, मतलब दो मालिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दो मालिक्यूल के लिए ही हम बाई यूज करते हैं। तो ये दिखा हुआ है बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको SN2 शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ना। S मतलब वो सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 मतलब बाई होता है। तो यहाँ पे बाई पहले लिखा गया, फिर न्यूक्लियोफाइल, फिर लिखा गया उल्टा इधर से और पढ़ा जाता सीधा ना ऐसे। तो तुम्हें ध्यान देना है। देखो, अब हमें एग्जाम अगर आएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास जो गिवन रिएजेंट है वो कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 देगा, SN2 देगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें क्या पहचानना चाहिए। तो ये तो देखो, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ SN2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट इक्वेशन क्या होता था। रेट मतलब ऐसे लिखते हैं, रेट और इक्वल टू के रिएक्टेंट इनटू न्यूक्लियोफाइल। ये ब्रैकेट लिखा हुआ है तो मतलब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन है, और इसमें सिर्फ रिएक्टेंट है ना। तो दूसरी पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि SN1 का रेट ये सिर्फ रिएक्टेंट होगा, और SN2 का रेट रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा उसमें, है ना। तो ऐसे रेट लिखना, ये मतलब ये ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन लिखा गया है। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। स्टार्टिंग में कोई मटेरियल ले रहे हो तो कितना ले रहे हो, कितने मोल में कितने लीटर में कितना मोल मिला हुआ है। दूसरी बात क्या है कि हम आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इस वाले में SN1 जब भी होगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, अच्छा कार्बोकेटायन जिसको नहीं मालूम है, देखो ये कार्बोकेटायन मतलब हुआ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा बस। और ये 3 डिग्री मतलब हुआ कि कार्बन जो है 3 बॉन्ड, देखो एक तो पॉजिटिव आ गया है और 3 बॉन्ड कनेक्टेड रहेगा, वो भी क्या रहेगा, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा रहेगा, सेम कार्बन मतलब कार्बन से ही जुड़ा रहेगा तीनों बॉन्ड। तो ये क्या होगा, 3 डिग्री हो जाएगा, या अगर उससे ज्यादा भी हो सकता है स्टेबल। तो इस केस में जब 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल होगा तभी क्या बनेगा, SN1 रिएक्शन होगा। और ये क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अब इंटरमीडिएट बनता है तो ध्यान रखना है कि क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, है ना। SN1 रिएक्शन में रेट सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि SN1 होगा SN2 होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमारे पास 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं।
कार्बोकेटायन क्या होता है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव का चार्ज कैसे बनेगा, जब यहाँ से देखो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तब उसको कहते हैं क्या होता है, ये कार्बोकेटायन होता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन मतलब क्या होगा, पहले स्टेप पे क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। 2 स्टेप यहाँ लगते हैं। अब यहाँ देखा जाए SN1 वाले में बात हम करेंगे, तो SN वाले में SN1 में क्या होगा कि जो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है, देखो ध्यान है, कार्बोकेटायन नहीं बनता, यहाँ पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, मतलब कार्बन के पास मान लेते हैं ये आ रहा है, और ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और ये जो लिविंग ग्रुप है वो जा रहा है, मतलब दोनों बॉन्ड एक साथ, देखो आने वाला बॉन्ड बनाएगा, जाने वाला तोड़ेगा, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला लिविंग ग्रुप है, दोनों आने वाला जाने वाला का बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म एक साथ होगा, तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 3 बॉन्ड तो और लगे होंगे, तो ये 5 पेंटा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन गया, और इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो जब SN1 होगा तो ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब देखो हमने कहा जैसे यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो, या 3 डिग्री ज्यादा होगा तो SN1 होगा, अगर 2 डिग्री 1 डिग्री होगा क्या होगा, SN2 होगा, सीधी बात है, उसका उल्टा वाला है ना। अब इसका भी रीजन बताएंगे क्या होने वाला है, फिलहाल के लिए तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये कितने स्टेप रिएक्शन होता है, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, 1 स्टेप रिएक्शन। अब देखो 1 स्टेप रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो इसमें पहले कार्बोकेटायन बन रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, तब प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप जाएगा, दोनों एक साथ होंगे, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों के आने जाने का मतलब डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों लिखा हुआ है, इसलिए दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे। और अगली बात क्या है, बस 3 पॉइंट ध्यान रखना है। और अगली बात यह है कि जो SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है, SN1 वाले में, वो रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है, रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट, है ना। और इस वाले में SN2 में, SN1 में रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा, और SN1 में क्या बनेगा, इनएंसियोमर बनेगा, इनएंसियोमर बनेगा। अब देखो रेशमिक मिक्सचर और इनएंसियोमर क्या होगा, ये तभी हम डिसाइड कर पाएंगे जब हमारे पास जो गिवन रिएक्टेंट है वो कायरल कार्बन रख रहा होता है। अगर कायरल रिएक्शन सेंटर नहीं है तो ये बात वैलिड नहीं होगी, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन, तो जो कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4। अगर कार्बन का चारों बॉन्ड हम डिफरेंट ग्रुप से जोड़ दें, तो ABCD ऐसे, तो जब 4 कार्बन डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होते हैं, मतलब एक ही कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा, एसिमेट्रिक को ही कायरल कार्बन बोलते हैं। और जिसमें ये बात होगी, कायरल कार्बन जिसमें होगा उसी में रेशमाइजेशन, यहाँ पे रेशमाइजेशन या रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा, या इनएंसियोमर होगा, इनएंसियोमर। अब इनएंसियोमर कब होगा, जब SN2 होगा, और रेशमिक मिक्सचर कब बनेगा, जब SN1 होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। SN1 मतलब हुआ कि जब रेट, यहाँ पूरा खेला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट के ऊपर, रेट का, रिएक्शन का रेट किस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, कि रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो समझ लेंगे कि SN1 होगा, और रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा तो SN2 होगा। और अब पहचानने वाली बात क्या है कि कैसे पहचानेंगे, तो 2-3 बातें याद रखना है कि अगर जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, या 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन प्लस चार्ज वाला बनेगा, तब यहाँ पे SN1 होगा, वरना क्या, SN2 होगा। अब देखो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, मतलब बीच में अनस्टेबल स्पीसीज बनता है, उसका नाम होता है इंटरमीडिएट बनता है, वो 3 डिग्री बनता है, ध्यान रखना है। लेकिन इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्जेबल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड बनता है ना। इसमें मतलब SN1 में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा, लिविंग ग्रुप का,
फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसको हटाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला SN2 में ये वन स्टेप रिएक्शन है। वन स्टेप मतलब एक ही बार में न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको अटैक करके हटा देगा, काम खत्म। ठीक है ना। अब देखो हम SN1 और SN2 का रिएक्शन मैकेनिज्म होता कैसे वो देखते हैं ना। तो ये सब बात वहां पे भी डिफाइन बताया जाएगा। देखो इसमें क्या करना है कि जब हम कोई हेलो एल्केन, देखो ये सब बात हेलो एल्केन के लिए कहा जा रहा है ना। अब तुम दूसरा मॉलिक्यूल बना लो जिसमें लिविंग ग्रुप हो, अलग बात है, लेकिन हम एल्किल हैलाइड पढ़ ही रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और जब लिविंग ग्रुप, क्योंकि हेलोजन ही लिविंग ग्रुप है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा ये मॉलिक्यूल है, देखो CH3 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 और यहाँ पे Br लगा हुआ है। इसका रिएक्शन हम NaCN से कराना चाह रहे हैं, CN से करा रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा और यहाँ पे Cn लग जाएगा प्लस NaBr बन जाएगा। तो एक्चुअली हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म जो है, अगर इसका रेट लिखना है या मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, मैकेनिज्म कैसे होगा, मैकेनिज्म में सबसे पहले का ये टू स्टेप रिएक्शन, अगर ये देखो यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा ऐसे, ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। अब 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन जब भी बना के देख लेना, अगर बन रहा है तो पक्का है कि क्या बनेगा, SN1 होगा। ये क्या होगा, SN1 होगा। SN1 मैकेनिज्म द्वारा ये प्रोसीड होगा ना, ध्यान रखना। अब इसमें पहला काम क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करो, मतलब CH3 और यहाँ Br है। पहला काम है ब्रोमीन निकलेगा ऐसे और क्या बनाएगा, CH3 CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और क्या बनाएगा, Br माइनस। अब ये एक स्टेप हो गया, ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है ना। ये 1 स्टेप में क्या हो रहा है कि हेलो एल्केन आ रहा है, सॉरी हेलो एल्केन ब्रेक होकर निकाल दे रहा है और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या हमारे पास है, देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला अटैक करेगा। यहाँ पे NaCN तुम चाहो तो लिख दो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज CN वाला ही अटैक करेगा इसके ऊपर। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CN CH3 CH3। अब देखो 2 स्टेप है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। ये क्या है, SN1 का है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। अब देखो जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ये प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर होगा कि इनेंशियोमर बनेगा। तो इनेंशियोमर तभी बनता है या रेशमिक मिक्सचर तभी बनता है जब ये वाला कार्बन, जहां रिएक्शन कहां हो रहा है, इस वाले कार्बन पे हो रहा है, इस वाले कार्बन पे हो रहा है, जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है, अगर ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक हो, कायरल सेंटर हो, तभी वहां पे रेशमाइजेशन या इनेंशियोमर, रेशमिक मिक्सचर या इनेंशियोमर, दोनों में से कुछ एक बनेगा। कब, जब कायरल सेंटर होगा। अगर कायरल सेंटर नहीं है, एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, मतलब कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कहानी वहां बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशमाइजेशन या कोई भी इनेंशियोमराइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं बनेगा ना। तो नहीं तो इनेंशियोमर बनेगा ना, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, यहाँ पे सभी ग्रुप डिफरेंट होते तब ये बात होती है ना। और इसका रेट कैसे लिखेंगे, इस वाली रिएक्शन का रेट कैसा होगा, सिर्फ रेट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, के और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। दूसरा क्या है, SN2 देखो कैसे होता है। SN2 के लिए अब देखो SN1 में एक बात ध्यान रखना है कि SN2 में, सॉरी 1 में 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला हेलो एल्केन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। कोई भी रिएक्शन अगर 2 डिग्री है, कोई हेलो एल्केन है, हमने ये बात का बता रहे हैं, हेलो एल्केन में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं।
और उसमें ही बताना है कि किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा। तो जब 3 डिग्री वाला हेलोजन होगा तो वो फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री वाला उससे कम, 1 डिग्री वाला उससे कम, और बिना डिग्री वाला सबसे कम। बिना डिग्री मतलब जब CH3X हो तब, ठीक है ना। SN1 की बात हो गई, क्योंकि कार्बोकेटायन देखो जितना ज्यादा ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा और उतना फास्ट रिएक्शन होगा। अब जितने ज्यादा ये बनेगा उतना जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। अब ये बनेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं इसके ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट यहाँ अटैक नहीं करेगा, पहले ये बन जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो जितना जल्दी जल्दी ये बनेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। देखो सेकंड बात क्या है कि SN2 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो SN2 में क्या होगा, अब SN2 में हमने कहा था कि ये जो इसका जो रेट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, रेट में रिएक्टेंट भी रहेगा K, मतलब रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों रहेंगे, है ना। और ये कितने स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना। अब 2 स्टेप मतलब कि सॉरी ये फर्स्ट 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप मतलब क्या, जैसे हम देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है और बाकी ये हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, ये भी CH3 मान लेते लगा हुआ है ना। अब देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जिस बॉन्ड को तोड़ना होता है उसके बैक साइड से आता है, कैसे आता है, बैक साइड से। पिछले वाले बैक साइड आने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा था, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो प्लेनर होता है, तो चाहे ऊपर से आ जाए तो नीचे से आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा। जब वो आएगा तो उसी समय क्या होगा, ये वाला बॉन्ड धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब कैसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको हम ऐसे दिखाएं कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये आ रहा है, और सॉरी इसको बॉन्ड ब्रेक होते दिखाएं, बनते हुए दिखाएं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते दिखाएं, यहाँ पे X निकल रहा होगा, बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं वो लगा रहेगा। मान लो यहाँ H है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे CH3 है। देखो ये बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये सॉरी ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। तो कौन सा फॉर्म होगा, न्यूक्लियोफाइल का और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन यानी लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों एक साथ होंगे। मतलब न्यूक्लियोफाइल आया उसको ब्रेक करेगा, आकर ही ब्रेक करेगा, पहले नहीं ब्रेक हो जाएगा। तो फिर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा C, बाद में न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है उस साइड से, अब क्योंकि वो इधर इस साइड से आ रहा है तो इधर आ जाएगा, बाकी ग्रुप CH3 सॉरी CH3H और CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तुम्हारा X बाहर हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे जानबूझ के 2 डिग्री बनाया है इसको, है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, H अगर यहाँ लगा दें तब पर भी बात सही होगी। तो SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, ये भी ध्यान रखना है। बैक साइड मतलब जहां लिविंग ग्रुप रहेगा उसके जस्ट पीछे से अटैक कराना है ताकि लिविंग ग्रुप निकल सके, है ना। अब ये में ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो ये फील्ड ऑर्बिटल होता है ना। अगर फील्ड ऑर्बिटल है, अगर फील्ड ऑर्बिटल क्या होगा, फील्ड ऑर्बिटल में से किस समय अटैक करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में। वैकेंट ऑर्बिटल में ना, अब वैकेंट ऑर्बिटल क्या, देखो अगर फील्ड ऑर्बिटल देखो मतलब ये भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, ये खाली होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देगा। ये बात हमेशा होती है। तो देखो यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है, जब कभी SN2 रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सिग्मा स्टार यूज किया जाता है, सिग्मा स्टार, यहाँ पे CX यूज किया जा रहा है ना। ये वाला बॉन्ड खाली है और इसके जस्ट पीछे होगा, उसी में अटैक करेगा। जब देखो इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, स्टार जहां लगता है उसको एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं तो वो खाली है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो वो बॉन्डिंग में बदल जाता है। जब बॉन्डिंग बदलेगा तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो दूसरे पीछे वाला क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग बदल जाएगा, वहां पे बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसमें रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता है, वो 1 डिग्री वाले हेलोजन में सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री वाले में, फिर 3 डिग्री वाले में, ये फास्ट रिएक्शन होता है। अब देखो इसका रीजन तुम्हें अगर जानना है, देखो जानो। अब देखो कार्बन छोटा सा इतना सा है, जो भी छोटा सा होगा, अब इतना सा कार्बन छोटा सा है इसमें, है ना। अब इसके पास 4 ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं 4 साइड से, है ना, 4 साइड से 4 ग्रुप लगे हुए हैं। अब 5वां न्यूक्लियोफाइल आएगा,
है ना, इसको थोड़ा हम बनाए ऐसे सही से। तो ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 ग्रुप लगे हुए हैं ऑलरेडी, और पांचवा आ रहा है। तो पांचवा देखिए 4 लोग ऐसे बीच में, ये एक इधर से इधर से इधर से चारों साइड से घेर रखे हैं उसको, किसको, न्यूक्लियोफाइल कार्बन को, जहां रिएक्शन होना है। अब न्यूक्लियोफाइल वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, कहाँ पे, कार्बन सेंटर पे, तो रिएक्शन हो भी नहीं करेगा। अब नहीं होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे पहुंचना अनिवार्य है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। किस केस में, SN2 में। SN1 में भी पहुंच रहा था, लेकिन SN2 में प्लेनर हो जा रहा था। जैसे कार्बन ये कार्बन अगर है तो ये प्लस है, अब तुम्हें मालूम है ये sp2 हाइब्रिडेशन था, ये प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब प्लेनर स्ट्रक्चर कितना भी, चाहे जितने लोग घेर रहे हो, 3 लोग घेर रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला पूरा हिस्सा खाली रहेगा, तो आराम से न्यूक्लियोफाइल चाहे ऊपर से अटैक करे, अगर यहाँ कार्बन है ऐसे ऐसे ऐसे, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे ऊपर से अटैक करे और चाहे नीचे से अटैक करे, प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं इसमें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, अगर ये ग्रुप, अगर ये जो ग्रुप 4 लगे हुए हैं और बड़े बड़े ग्रुप हो जाए, बहुत बड़े बड़े ग्रुप अगर हो जाए ऐसे से, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे जैसे कार्बन के पास क्राउडिंग बढ़ती है, कार्बन के जिस कार्बन पे रिएक्शन होना होता है, जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती है, रिएक्शन SN2 न होकर SN1 के साइड में प्रोसीड करना शुरू कर देता है। जैसे अगर क्राउडिंग कम हो जाए, जैसे यहां देखा जाए कि हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे X लगा हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा आसानी से, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो छोटा आदमी होता है और इसके पास पहुंचना आसान होता है, यहाँ पे आराम से निकाल देगा। लेकिन अगर हम कार्बन के पास X लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें और CH3 लगा दें, CH3 लगा दें, अब देखो ये खुद बड़े बड़े ग्रुप हो गए, बहुत बड़े ग्रुप हो गए हैं। तो अब ये बड़े पूरा जगह घेर के रखे हुए हैं कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना होता है, बैक साइड से जाना होता है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से जाना होता है। अब वो पीछे से जाएगा, पीछे से कहीं नहीं, पूरा भरा हुआ है, अब वो कार्बन सेंटर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं करेगा। तो जब कभी कार्बन सेंटर पे क्राउडिंग बढ़ती है, भीड़ बढ़ता है, अब भीड़ बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे पहुंच नहीं पाएगा, तो वो SN2 रिएक्शन देगा ही नहीं। तब क्या करेगा, कहेगा भैया तू पहले अपना लिविंग ग्रुप हटा लो, उसको अपने आप को प्लेनर बनाओ, ताकि हमारे पास हमें आने के लिए जगह हो जाए, तब हम आएंगे। और ऐसा कब होगा, तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, जब निकलते ही क्या बना देगा, ये निकलते ही देखो ये प्लस बन गया। अब देखो ये प्लेनर, एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब प्लेनर स्ट्रक्चर होते क्या हुआ, ऊपर भी जगह नीचे भी जगह, आराम से न्यूक्लियोफाइल चाहे ऊपर से है चाहे नीचे से, पूरा उसके पास स्पेस बचा हुआ है, तो रिएक्शन तब होता है। तो अगर जब क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पहला काम होगा, जब हाइड्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 1-2 स्टेप में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर क्राउडिंग कम है, कार्बन सेंटर पे क्राउडिंग कम है, भीड़ कम है, तब क्या होगा, एक साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, दोनों एक साथ होगा। तो ध्यान रखना है, क्राउडिंग होते हुए, क्राउडिंग ज्यादा रहेगा तो वहां पर SN1 को हम प्रेफरेंस देंगे, और क्राउडिंग कम रहेगी, भीड़ कम रहेगा कार्बन पे, तो SN2 प्रेफरेंस देंगे। तो SN2 कब, देखो इस केस में, इस वाले केस में SN2, क्योंकि यहाँ भीड़ कम है, और इस वाले केस में SN1। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन, सॉरी ये SN2 वाला कई स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन। और ये क्या है, SN1 वाला, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब हमारे सबसे ये पहचान लोगे तुम की, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कहाँ SN1 होगा, कहाँ SN2 होगा, और SN1 फास्ट होगा, SN2 फास्ट होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, पूछा था कि हमारे पास 2-3 मॉलिक्यूल दिए गए थे, 3 दिया गया था, और 4, तो उसमें पूछा था रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसमें होगा फास्ट, और उसको रीजन बताना है क्यों, है ना। हमें क्या बताना है, हमारे पास लिखा हुआ है, देखो वही मॉलिक्यूल हम फिर से लिख रहे हैं, सी, यहाँ पे Br लिखा हुआ है, मतलब सी लिख देते हैं, CH3 लिख देते हैं, CH3 CH3। अब ये देखो हमने स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, एग्जाम में तुम्हें नाम लिख के आएगा, तुम नाम से स्ट्रक्चर बना के फिर ड्रा करना, तभी हो पाएगा। जैसे मान लो ये होगा CH3 CH3, और यहाँ पे H लगा दिया जाए, और यहाँ पे Cl लगा दिया जाए। अब उसके बाद अगला है CH3 CH3, सॉरी इसको H लगाएंगे, H और Cl लगा दिया जाए, और एक और हम लगाते हैं CH3, सॉरी यहाँ पे H और Cl लगा दिया जाए। अब पूछा जाए इसमें बताओ रेट ऑफ SN
वन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का सही आंसर क्या होगा इसके लिए? अगर इसको फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसको सेकेंड मॉलिक्यूल, इसको थर्ड मॉलिक्यूल, इसको फोर्थ मॉलिक्यूल बताएं और SN1 का पूछा जाए आर्डर, तो देखो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे भीड़ ज्यादा है क्योंकि ये वाला जिस कार्बन पे रिएक्शन होना है, रिएक्शन उसी कार्बन होगा जहाँ हाइड्रोजन होगा, और जहाँ कार्बन जिस कार्बन पे भीड़ है, देखो यहाँ भीड़ ज्यादा है, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। देखो हाइड्रोजन को ही छोटा माना जाता है, हाइड्रोजन के बाद कोई बड़ा ग्रुप बना, कार्बन का CH3 हो जाए, C2H5 हो जाए, कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, उसको क्राउडिंग मतलब हिंड्रेंस वाला ग्रुप माना जाता है। देखो यहाँ पे 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ नहीं पाएगा, तो SN1 प्रीफर किया जाएगा। दूसरा रीजन क्या है कि पहला SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है, मतलब पहले क्या बनेगा, ये CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो इसका अगर कार्बोकेटायन हो तो ये C निकलेगा ऐसे, SN1 में यही होता है, SN1 में क्या होगा, पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन जो बना रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि लेस स्टेबल है। अब देखो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, CH3H बनेगा और H बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब ऐसे देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव बनेगा। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यहाँ पे 9 डिग्री है। अब डिग्री कोई नहीं है तो सबसे कम बनेगा भाई। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, डिफिशियंट सेंटर है, डिफिशियंट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब रिएक्शन मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला कोई ग्रुप है नहीं, और यहाँ पे डिफिशियंट है, तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री और फिर बिना डिग्री वाला। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है क्या, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो भी रहेगा वही ऑर्डर क्या होगा, SN1 रिएक्शन का होगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा, पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में। ये कब होगा, जब SN1 होगा। अगर पूछे SN2 का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब सबसे फास्ट SN2 किसमें सबसे ज्यादा, पहले वाले में सबसे ज्यादा होगा, सॉरी फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाले में, फिर सेकेंड वाले में, फिर फर्स्ट वाले में। ये फर्स्ट वाले में सबसे कम का होगा, SN2 होगा, लेकिन SN1 क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। अब ये बात हमेशा ट्रू नहीं है कि जो सबसे ज्यादा SN1 देगा वो सबसे कम SN2 देगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये दिख रहा है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो SN1 होगा कि SN2 होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर है कार्बन वाला वो कितना क्राउडेड है या कितना स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। जब कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तब समझ लेना कि हमारे पास रिएक्शन SN1 होगा, SN1 होगा, और लेस स्टेबल बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है कार्बोकेटायन, यानी यार अनस्टेबल का हो जो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या उससे कम स्टेबल होगा, तब मान लेंगे कि SN2 होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक बात और ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ SN1 और SN2 के लिए कौन सा किस टाइप का सॉल्वेंट जरूरी होता है। अब सॉल्वेंट जो होता है ना, सॉल्वेंट मतलब रिएक्शन को जो कराना होता है, तो हमारे पास एक तो रिएक्टेंट हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, एक सॉल्वेंट भी लिया जाता है। अगर सॉल्वेंट नहीं लोगे तो रिएक्शन कराओगे कहाँ पे, मान लो चावल पकाना है तो चावल में चावल डालो, आग लगा दो, पक जाएगा, नहीं, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, पानी एज ए सॉल्वेंट काम करता है, तब रिएक्शन होता है, मतलब तब उसमें जो भी रिएक्शन होगा तब पकेगा। ये दाल बनाना है तो कोई भी बनाना, कुछ भी बनाना हो तो तुम्हें सॉल्वेंट मिलाना मस्ट है। तो सॉल्वेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट भी हमारे रिएक्शन को आगे पीछे कम डायरेक्शन चेंज कर सकता है, SN1 को SN2 में, SN2 को SN1 में कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस टाइप के लिए रहेगा। तो देखो ध्यान रखना, सॉल्वेंट होते कितने टाइप के हैं जो हमें यूज किए जाते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कोई मतलब नहीं है, इसको रिएक्शन न कराओ। यहाँ पे देखते हैं तो जो पोलर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो प्रोटिक मतलब होता है ना, यानी वो प्रोटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सॉल्वेंट जिसमें H+ प्रेजेंट हो,
उसे कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जिसमें H प्लस क्या हो, एब्सेंट हो, इसमें H प्लस ना हो, इसमें H प्लस हो। देखो कैसे पता चलेगा H प्लस है नहीं है, तो ध्यान रखना कि जब कभी हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने बताया क्या होते हैं, EN क्या होता है, फोन होता है हमारा, FO और N, फ्लोरीन ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर है, इन तीनों में से किसी के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटिक होता है, और वो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। और जिसमें ये बात ना हो, जिसमें मतलब कि H डायरेक्ट फोन से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से न जुड़ा हो, उसको कहेंगे वो पोलर तो होगा लेकिन अप्रोटिक होगा। जैसे एग्जांपल में देखें, इसका एग्जांपल दो, पोलर प्रोटिक का सॉल्वेंट का एग्जांपल है, जिससे वाटर सबसे बेस्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जो भी अल्कोहल होते हैं वो सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। जितने भी एमीन होते हैं RNH2, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। प्रोटिक क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस को कहेंगे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जो भी अल्कोहल है, जो भी वाटर है, जो भी एमीन ग्रुप है, वो सब क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और पोलर अप्रोटिक मतलब जिसमें पोलर तो हो लेकिन प्रोटॉन ना हो, प्रोटॉन मतलब H प्लस ना हो। H प्लस मतलब कि हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन या कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन से न जुड़ा हो। तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, जैसे एसीटोन तुम सुने होंगे, एसीटोन देखो ये होता है CH3, ये CH3, ये एसीटोन होता है। अब इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ना चाहिए था, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा होता तो ऐसा हो सकता था, है ना। इसलिए ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। DMF, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, DMF। अब डाइमेथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे N CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे H हो गया। इसको डाइमेथाइल फॉर्मामाइड DMF बोला जाता है। ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अगर स्ट्रक्चर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम याद कर सको ठीक है, नहीं याद कोई बात नहीं है। तो ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड भी होता है। अच्छा, डाइमेथाइल क्या होता है, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड DMS होता है, DMF होता है, और ये एसीटोन होता है। तो इसका फार्मूला होता है S डबल बॉन्ड O CH3। ये सब जो हमने बनाया हुआ है, एसीटोन, DMF डाइमेथाइल फॉर्मामाइड और DMS डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, ये तीनों ही पोलर हैं लेकिन अप्रोटिक हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है मतलब हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं। तो जब डायरेक्ट जुड़ाएगा तभी पोलर प्रोटिक बोलेंगे। अब देखो ये सब क्यों बताए हैं, जब रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है कि हेलो एल्केन होगा जो हमारा टॉपिक है, और एक न्यूक्लियोफाइल होगा और सॉल्वेंट होगा। ये तीनों ही हमारे रेट को डिफाइन करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमने बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, SN1 और SN2। तो बताओ कि किस मीडियम में कौन सा रिएक्शन होता है। तुम्हें ये बात ध्यान रखना है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इस वाले केस में, तब यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 होगा। और जब ये वाला केस होगा मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो वहां पे SN2 रिएक्शन होगा। तो बस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कि DMS अगर यूज किया गया, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड है, तो रिएक्शन किस माध्यम से होना चाहिए, SN1 से होना चाहिए, SN2 से होना चाहिए। तुम्हारा आंसर होगा कि क्योंकि ये DMS क्या है, DMS डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड है, वो नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए। तो यही होता भी है। तो जब हम प्रोटिक से पोलर अप्रोटिक में चेंज करते हैं सॉल्वेंट को, तो रिएक्शन SN1 से SN2 में चेंज हो जाता है। ये SN रहेगा, SN2, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ आई। हमें क्या आज देखा है कि SN1 SN2 रिएक्शन क्या होते हैं। ये पूरा खेला रेट के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो रिएक्टेंट मतलब हेलो एल्केन पे, तब वो क्या होगा, SN1 होगा। और SN1 रिएक्शन की क्राइटेरिया क्या है कि वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, कार्बोकेटान बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, वो स्टेबल होगा तभी बनेगा। दूसरी बात, उसका जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, है ना। जो उसमें प्रोडक्ट बनता है वो रेसमिक मिक्सचर बनता है। अब रेसमिक मिक्सचर हो या रेसमिक मिक्सचर बने
या एनेंशियोमर बने, तो दोनों वाली बात तब हम अप्लाई करेंगे जब कायरल सेंटर हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो। कायरल सेंटर नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे बात न तो रेशमाइजेशन का होगा, न मिक्सचर का होगा, न ही एनेंशियोमर का होगा। कोई बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी तब तक जब तक कायरल सेंटर अवेलेबल न हो रिएक्शन सेंटर के लिए, है। तो ये बात ध्यान रखना है। और SN2 की क्राइटेरिया क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये बाई मालिक्यूल 2 मालिक्यूल ऊपर इसका रेट डिपेंड करने वाला है, पूरा खेल हम कह रहे हैं रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जहां पे रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल जब आ रहा होगा उसी समय लिविंग ग्रुप जा भी रहा होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से जुड़ना और लिविंग ग्रुप का कार्बन से हटना दोनों एक साथ, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों एक साथ होता है, ध्यान रखना है। और इसलिए इसको कहते हैं SN1 को, SN2 को वन स्टेप रिएक्शन बोलता है ना। तो जितनी बात बताएगी इसको ध्यान रखना कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे थे, हर साल 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी 5 नंबर का, 6 नंबर का, या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। इस जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है वहां से एक आध दो बार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो तुम्हें ये पता होने के लिए बस ये लेक्चर काफी है, इतने तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें जो क्राइटेरिया बताया गया SN1 SN2 का उसको याद रखना है बस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।